तो क्या साइंस से डर लगता है? क्या साइंस के कंसेप्ट समझ नहीं आते? क्या पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन से डरे हुए हो, या फिर अच्छे मार्क्स लेके आना चाहते हो पर सही गाइडेंस नहीं है? टेंशन छोड़ दो और रिलैक्स हो जाओ, मुझे अपना दोस्त ही समझो। तो आपकी सक्सेस के लिए 3 स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है: कंप्लीट डिटेल, फुल कंसंट्रेशन, और थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा चैनल। सो वाई वेट, लेट्स गेट स्टार्टेड। स्वागत है सही बच्चों का माइंड शेपर के यूट्यूब चैनल पे। ये हमारी कंप्लीट एनसीईआरटी डिटेल लाइन बाय लाइन की क्लासेस हैं। इसके अंदर मैं आपको एनसीईआरटी की सारी डिटेल्स समझाता हूँ, एनसीईआरटी की प्रॉपर डिटेल्स, और उसके अंदर जो जो एक्टिविटीज़ दे रखी होती हैं जिससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, वो सब बताता हूँ। ये हमारे लाइफ प्रोसेस का 4th पार्ट है, जिसके अंदर मैं आपको रेस्पिरेशन की पूरी डिटेल समझाऊंगा। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि पहले जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं हमारे चैनल पे, ये पहले जो इंटरेक्टिव वीडियोस हैं उनको देख के हम एनसीईआरटी की डिटेल को पढ़ाते हैं, ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके और आपका कंसेप्ट जो है प्रॉपरली बिल्ड हो जाए। जो आप दूसरी प्लेलिस्ट है बायोलॉजी की, वो भी देखो, और एनसीईआरटी की भी जो प्लेलिस्ट मैंने बना दी है बायोलॉजी की, वो भी देखो, ताकि आपको पूरा फ़ायदा मिल पाए हमारी वीडियोज़ से। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की ओर, विच इज़ रेस्पिरेशन। एनसीईआरटी खोलता हूँ मैं आपके लिए। तो बच्चों ये देखो, एनसीईआरटी का ये पेज खुल गया आपके लिए, ये पेज नंबर 101 है। ये रेस्पिरेशन की सबसे पहले ही देखो, रेस्पिरेशन टॉपिक आते ही एक्टिविटी आ गई आप लोगों के सामने, एक्टिविटी 6.4। तो एक एक्टिविटी की लाइंस पूरा समझाऊंगा, एक्सपेरिमेंट क्या हो रहा है, क्या बता रहा है वो। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं हमारी एक्टिविटी। वो कह रहा है टेक सम फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर इन अ टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब के अंदर एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर ले लो। लाइम वाटर इज CaOH होल 2 विच इज़ कॉल्ड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन एक टेस्ट ट्यूब में ले लेना है। वो कह रहा है एयर ब्लो कर दो उसके अंदर, फूंक मारो थ्रू। देखो उसने एक ट्यूब के थ्रू यहाँ पर इसके अंदर ब्लो किया है एयर को। इस एक्टिविटी का एम क्या है? ये एक्टिविटी का एम है टू शो द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एक्सेल्ड एयर। मतलब जो हम एयर को एक्सेल कर रहे हैं, मतलब जो हम हवा बाहर छोड़ रहे हैं अपने मुंह से, इसके अंदर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंस है, इसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, ये एक्टिविटी इस चीज़ को रिलेट करती है। तो अब यहाँ पे क्या बता रहा है देखो, टेक सम फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर, उसके अंदर एयर ब्लो कर दो। फिर नोट हाउ लॉन्ग इट विल टेक फॉर लाइम वाटर टू टर्न मिल्की। ठीक है, कि अब आप देखो कि कितना टाइम लग रहा है ये मिल्की होने में। तो आपको पता है कि लाइम वाटर व्हेन रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड, ये इसके अंदर जैसे लाइम वाटर है, और जब हम एयर को एक्सेल्ड करेंगे तो उस एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी है। अब उसी के प्रेजेंस को चेक करना है। तो ऐसी क्या चीज़ें जो आपको बता देगी कि इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही अंदर गई है? तो आपको पता है कि जो ये लाइम वाटर है ना बच्चों, ये लाइम वाटर जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो इसका जो कलर है ये मिल्की हो जाता है, वाइट कलर का हो जाएगा। ठीक है, जो सोल्यूशन है लाइम वाटर का सोल्यूशन वाइट कलर का हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा ये। ठीक है, अब क्या होगा जब आप इसके अंदर एयर ब्लो करोगे तो ये लाइम वाटर का सोल्यूशन मिल्की कलर का हो जाएगा। ठीक, तो इससे आपको पता लग जाएगा कि जो इसके अंदर गैस गई है, जो आपने इसके अंदर ब्लो किया, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड थी। आगे देखते हैं, वो कह रहा है यूज अ सिरिंज और अ पिचकारी, मतलब ये हिंदी वर्ड ही है, ये जैसे यहाँ पर एक पिचकारी दे भी रखी है आपको, टू पास एयर थ्रू सम फ्रेश लाइम वाटर इन अनदर टेस्ट ट्यूब। बेसिकली 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है आपने। ठीक है, तो एक और दूसरी टेस्ट ट्यूब लो, उसके अंदर लाइम वाटर डालो। अब पिचकारी से क्या करो, उसके अंदर एयर को ब्लो कर दो, जैसे पिचकारी से हवा मारते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, नोट हाउ लॉन्ग इट विल टेक फॉर द लाइम वाटर टू टर्न मिल्की। क्योंकि देखो पिचकारी को जब उसमें हवा डालने से पहले आप हवा भरोगे, खींचोगे पिचकारी को, फिर उस जो वो पिचकारी के अंदर क्या जाएगी, एयर जो हमारे एटमॉस्फेयर में है। एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी है, तो जब वो उसको खींचेंगे, जब हम उसके अंदर एयर भर जाएगी पिचकारी में, और जब हम उस एयर को एक्सेल करेंगे बाहर, हम उसको पुश करके छोड़ेंगे एयर को, तो वो लाइम वाटर में जाएगी। लाइम वाटर में जाने के बाद क्या होगा, वो लाइम वाटर भी मिल्की हो जाएगा। ठीक है, लेकिन दोनों चीज़ों में डिफरेंस है। अब वो डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो देखो वो बता रहा है व्हाट डज दिस टेल अस अबाउट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर वी ब्रीथ आउट। ठीक है,
देखो, जो आपकी मान लो इन्होंने बी लिख दिया, लेकिन आप इसको मानो टेस्ट ट्यूब ए, ये मानो टेस्ट ट्यूब बी। ठीक है, सबसे पहले आपने टेस्ट ट्यूब ए के अंदर यहाँ पे एयर ब्लो करी। ठीक है, आप टाइम नोट कर लो एयर ब्लो करने के बाद कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जब ये गैस इसके अंदर गई तो ये लाइम वाटर का कलर कितनी देर बाद मिल्की हुआ। ठीक है, फिर आप क्या करो, दूसरी जो आपकी बी टेस्ट ट्यूब है इसके अंदर भी ऐसे ही, जब आप इसमें पिचकारी से एयर मारो तो जब इसमें पिचकारी से एयर जाएगी इसका कलर भी मिल्की हो जाएगा थोड़ी देर बाद। तो इसका भी जब आप टाइम इसका देखोगे, जब आप टाइम मेजर करोगे ना, तो आपको ये पता लग जाएगा कि जो आपकी ए टेस्ट ट्यूब थी इसके अंदर मिल्की जल्दी हुआ और बी टेस्ट ट्यूब के अंदर मिल्की देर में हुआ। तो ये क्या हुआ कि लाइम वाटर टर्न्स मिल्की इन टेस्ट ट्यूब ए एंड इन द टेस्ट ट्यूब बी इट टर्न मिल्की आफ्टर सम टाइम। कुछ देर बाद आपको देखने को मिलेगा, ये इसमें कलर मिल्की देर में होगा, इसमें जो है इसमें फास्ट हो जाएगा कलर चेंज। ठीक है, तो इससे पता लगता है कि अब इसका एक्टिविटी का कंक्लूजन क्या हो गया, दिस एक्टिविटी शो दैट more carbon dioxide is present in the exhaled air of human being than the air। इसका मतलब जो ह्यूमन बीइंग जो अपनी एयर एक्सहेल्ड करते हैं, जो हवा बाहर छोड़ते हैं, इसके अंदर ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होती है एज कंपेयर टू दी एयर इन दी एटमोसफेयर। ठीक है, आप लोगों को पता लग गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है आप लोग इजीली उसको बता पाओगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे मैंने आपको कोशिश करी है इस एक्टिविटी को समझाने की, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। यही सारा यहाँ पे बता रहा है ये। ठीक है, अब देखो एक और एक्टिविटी आ गई है, तो आप लोगों को समझ गए होगे कि मैं क्यों ये वाली प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों का इसमें फ़ायदा है। आप एक एक एक्टिविटी को अच्छे से समझो, तभी आपको बोर्ड से रिलेटेड प्रॉपर एक एक्सीलेंट तैयारी होगी जिसमें कोई भी मार्क्स नहीं कटेगा। 100% रिजल्ट आएगा आप लोगों का अगर आप इस तरीके से पढ़ोगे तो। देखो अब एक्टिविटी 6.5 में वो क्या कह रहा है, मैं आपको ना एक काम करता हूँ, पहले ये बना के दिखा देता हूँ इसकी एक्टिविटी, या चलो पहले पढ़ लेते हैं फिर बताऊँगा। देखो, टेक सम फ्रूट जूस और शुगर सोल्यूशन। एक टेस्ट हमने क्या करा कि मतलब फ्रूट जूस ले लिया या शुगर सोल्यूशन ले सकते हो आप, उसके अंदर ऐड सम यीस्ट टू दिस, उसके अंदर यीस्ट डाल दिया हमने। अब वो क्या करेंगे, टेक दिस मिक्सचर इन अ टेस्ट ट्यूब, अब उस मिक्सचर को एक टेस्ट ट्यूब में डाल दो। ठीक है, विद अ वन होल्ड कॉक, मतलब उसके ऊपर जो ढक्कन लगा हुआ है उसमें एक छेद है। ठीक है, अब फिट द कॉक विद अ बेंड ग्लास ट्यूब, अब उस जो आपकी जो टेस्ट ट्यूब है जिसके अंदर ऊपर आपने कॉक लगा दिया है और उस कॉक में छेद है, उस छेद से ही आप क्या करो, एक बेंड ग्लास ट्यूब को, एक मुड़ी हुई ग्लास ट्यूब को ऐड कर दो, उसके अंदर फिक्स कर दो। फिर जो उसका जो दूसरा एंड है उसको क्या करो, डिप द फ्री एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब इनटू अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर। ठीक है, एक और टेस्ट ट्यूब के अंदर उसको डालो, तो उससे क्या होगा देखो। अब मैं आपको ना पहले बना के दिखाता हूँ, तब आपको ना ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि एक्चुअल में इसका ना डायग्राम नहीं दे रखा। देखो यहाँ क्या करो, सबसे पहले आप एक मान लो एक ये जार था आपके पास, इस जार के अंदर आपने शुगर का सोल्यूशन ले लिया या कुछ आपने फ्रूट जूस ले लिया। ठीक है, अब इसमें फ्रूट जूस है आपके पास, तो आपने इससे क्या करा, इस यहाँ पे इस बकेट में से आपने निकाल के इस टेस्ट ट्यूब ए के अंदर आपने डाल दिया। ठीक है, टेस्ट ट्यूब ए के अंदर डाल दिया। अब इस टेस्ट ट्यूब ए में आपका शुगर सोल्यूशन आ चुका है। अब क्या करेंगे, इसके ऊपर आप यहाँ पे एक कॉर्क लगा दोगे। कॉर्क मीन्स एक ऐसा ढक्कन लगा दोगे इस तरीके से, और उसके ऊपर हल्का सा एक छेद होना चाहिए। ठीक है, ऐसे एक छेद होगा, थोड़ा सा परफेक्ट नहीं बन रहा है लेकिन उम्मीद करता हूँ समझ आ रहा होगा। चलो कोशिश करता हूँ और एक बार अच्छे से बनाने की। देखो ये इसके अंदर हमने शुगर सोल्यूशन इसमें डाल दिया, यहाँ इसके ऊपर एक हमने कॉर्क लगा दी, ये ढक्कन लगा दिया, इसके अंदर एक छेद है। अब यहाँ से हमें एक टेस्ट ट्यूब ऐसी बैंड एक ट्यूब जो है उसको कनेक्ट करना है इसके साथ, और उस ट्यूब का जो दूसरा एंड है वो हम एक और टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल देंगे। ठीक है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या होना चाहिए, लाइम वाटर होना चाहिए। ठीक, तो मैंने आपको पहले ही बताया लाइम वाटर कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस को चेक करने के लिए देखा जा रहा है। तो अब होगा क्या, अब देखो, हाँ इस सोल्यूशन के अंदर हमने यीस्ट भी डाल दिया था, तो अब ये यीस्ट इसके अंदर ऐड करा है ना, तो होगा क्या देखो, तो यहाँ हमने शुगर सॉल्यूशन लिया, इसके अंदर हमने ईस्ट ऐड कर दिया। अब ईस्ट ऐड करने के बाद इसी सॉल्यूशन को हमने डाल के इस शुगर सॉल्यूशन को इस टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल दिया। फिर उसके ऊपर एक कॉर्क लगाई, कॉर्क के ऊपर छेद होना चाहिए, उसको हमने एक ऐसे डिलीवरी ट्यूब के साथ हमने कनेक्ट कर दिया, और दूसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर उसका हमने मुंह डाल दिया जो उसका फ्री एंड है, और इस दूसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर होना चाहिए लाइम वाटर। अब क्या होगा देखो, ये वाला जो लाइम वाटर भी है ये भी मिल्की हो जाएगा। मिल्की मतलब
ये भी वाइट कलर का हो जाएगा। अब आप समझ ही गए हो कि वाइट कलर का क्यों हो रहा है, इसका मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली है। तो आपको बता दूं, जो आपका यीस्ट होता है ये ऐसे ही शुगर सोल्यूशन या फ्रूट जूस वगैरह से ये रिएक्ट करता है, रिएक्ट करके ये क्या करेगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। तो यीस्ट का जो हमारा जो एंड प्रोडक्ट हो गया वो क्या हो गया, वन ऑफ द प्रोडक्ट इज ऑल्सो अ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसी वजह से जो आपका वो लाइम वाटर था वो मिल्की हो गया था। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा कि कैसे जो आपका यीस्ट है उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और वो सोल्यूशन जो है मिल्की हो जाता है। ठीक, अब देखो एक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चंस पे जाते हैं, बिल्कुल ईजी लगेंगे अब वो क्वेश्चन देखना। अब आपसे वो क्या पूछ रहा था कि व्हाट चेंज इज ऑब्जर्व्ड इन द लाइम वाटर, लाइम वाटर में क्या कलर चेंज देखने को मिलेगा या क्या चेंज देखने को मिलेगा। तो आप बता सकते हो कि जी लाइम वाटर जो है वो मिल्की हो जाएगा। हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर दिस चेंज टू अकर, कितना टाइम लगेगा इसमें। तो ये ऐसा टाइम रिलेटेड नहीं पूछेगा, इट विल टेक सम फ्यू मिनट्स, बट ऐसा नहीं है कि वो तुरंत हो जाएगा, तो इसलिए टाइम वाइम नहीं पूछेगा। मेन ये है कि पूछेगा कि क्या हुआ। तो आपको जिस बच्चे को ये पता है कि जो आपका यीस्ट है उससे जो उसका एंड प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है, तो इसीलिए वो कार्बन डाइऑक्साइड डिलीवरी ट्यूब से पास होएगी और उस जो आपका लाइम वाटर है उसको मिल्की बना देगी। ठीक, ये बात आपसे पूछी जा सकती है। तो अब ये बोल रहा है व्हाट डज दिस टेल अस अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ द फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन एक प्रोसेस है जो यीस्ट की प्रेजेंस में होती है। तो ऐसे ही जो ये शुगर सोल्यूशन ये जो होते हैं ये ब्रेक हो जाता है यीस्ट के डालने से और ये कार्बन डाइऑक्साइड इथेनॉल वगैरह प्रोड्यूस करता है। ये आगे पढ़ेंगे इसके बारे में हम। ठीक है, तो देखो अब देखते हैं इसको आगे क्या कह रहा है ये। अब ये कह रहा है वी हैव डिस्कस न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिजम्स इन द लास्ट सेक्शन। ठीक, तो अब ये कह रहा है कि न्यूट्रिशन हमने डिस्कस कर लिया है लास्ट सेक्शन के अंदर। द फूड मटेरियल टेकन इन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इज यूज्ड इन द सेल टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। तो जो फूड मटेरियल है जो हम लेते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन वो यूज़ हो जाता है सेल के द्वारा टू प्रोवाइड एनर्जी टू वेरियस लाइफ प्रोसेस, अलग अलग लाइफ के उन प्रोसेस के अंदर वो इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो अब यहाँ क्या बताया कि देखो न्यूट्रिशन आप लोग पहले ही पढ़ चुके हो। तो अब जो फूड मटेरियल लिया जाता है न्यूट्रिशन के दौरान वो सेल्स के साथ वो उसकी एनर्जी कंबाइन होती है और वो जो एनर्जी है वो हमारी लाइफ प्रोसेस के लिए काम आती है। देन डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स डू दिस इन डिफरेंट वे, अलग अलग जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डिफरेंट वे में इस चीज़ को परफॉर्म करते हैं। ठीक है ना, तो देखते हैं। सम यूज ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन द ग्लूकोज, जो हमारा फूड है उस फूड मटेरियल के अंदर क्या होता है बेसिकली उससे हमें मिलना क्या है, ग्लूकोज ही मिलना है। अब अलग जो डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स हैं वो कोई जो क्या करेगा ऑक्सीजन का इस्तेमाल करता है उस ग्लूकोज को ब्रेक करने के लिए कंप्लीटली इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, एंड सम यूज द अदर पाथवे दैट डू नॉट इन्वॉल्व दैट डू नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीजन। तो कुछ ऐसे हैं जो ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं और कुछ ऐसे हैं जो ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। हर केस के अंदर एक स्टेप जो है वो कॉमन है। वो क्या है कॉमन, देखो इन ऑल केसेस फर्स्ट स्टेप इज द सेम, ये सेम है। ये फर्स्ट स्टेप इज द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। सबसे पहली स्टेज में तो ग्लूकोज ही ब्रेक होगा। अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल इनटू अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल कॉल्ड पायरोवेट। ठीक, इसको पायरोविक एसिड भी बोलते हैं। बेसिकली ये एक ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज है। इससे रिलेटेड में आपको जो दूसरी प्लेलिस्ट है उसमें पूरा टॉपिक मैंने आपको एक फ्लो चार्ट के थ्रू बता दिया और उसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी ऐड करी हुई है मैंने, तो वहाँ से भी देखना आप और यहाँ से डिटेल समझ लो बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हर ऑर्गेनिज्म में ऐसा ही होता है। सबसे पहला स्टेप सब में कॉमन होता है कि जो ग्लूकोज है आपका वो ग्लूकोज के 6 कार्बन मॉलिक्यूल 3 कार्बन मॉलिक्यूल में चेंज हो जाते हैं, पायरोवेट में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म। अब ये जो प्रोसेस ये होती है ये साइटोप्लाज्म में होती है। ठीक है, फर्दर द पायरोवेट में बी कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल। अब आगे जो पायरोवेट है वो इथेनॉल में चेंज हो जाता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक, दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन दी यीस्ट ड्यूरिंग दी फर्मेंटेशन। अभी हमने पीछे पढ़ा था ना, देखो वही बात आ गई कि जो पायरोवेट है वो कन्वर्ट हो जाता है इथेनॉल में और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो शुगर सोल्यूशन में भी क्या था, ग्लूकोज ही था। फिर वो जो पायरोवेट में चेंज हुआ, पायरोवेट से वो देखो क्या हो गया, जब अगर यीस्ट की प्रेजेंट में जो फर्मेंटेशन हुई उसमें इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो गया और इसी कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जो आपका लाइम वाटर था उसका कलर मिल्की हो रहा था। ठीक,
तो दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन यीस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। देन सिंस दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये जो प्रोसेस है ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रही है, ठीक है, इसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं है, इसीलिए इट इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एंड द रेस्पिरेशन इन विच ऑक्सीजन इज नॉट इन्वॉल्व या इन विच देयर इज एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। वो रेस्पिरेशन की प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होती उसको हम एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक। ब्रेक डाउन ऑफ पायरोवेट यूजिंग ऑक्सीजन टेक प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया। अब जो पायरोवेट का जो ब्रेक डाउन है जिसमें ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है वो होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो जिसमें ऑक्सीजन का प्रेजेंस है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया, और जिसमें ऑक्सीजन का एब्सेंस है वो होता है इन यीस्ट, ठीक। तो अब हम देखते हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया वाली प्रोसेस क्या है। देखो, दिस प्रोसेस ब्रेक्स अप द 3 कार्बन पायरोवेट मॉलिक्यूल टू गिव 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, देखो कैसे हो रहा है ये देखो, जो आपका पायरोवेट है, पायरोवेट के 3 कार्बन मॉलिक्यूल, ये देखो ये इसके अंदर हो रहा था ना, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो रहा था, ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक। अब यहाँ यही आपको यही वाला जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल है पायरोवेट के, इन माइटोकॉन्ड्रिया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर प्लस एनर्जी में चेंज हो रहे हैं। बाकी यहाँ पे जो एनर्जी है इससे 38 एटीपी मॉलिक्यूल मिलते हैं, ये मैंने आपको दूसरी वीडियो में इनके साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड करके बता दिया है। तो वहाँ से पूरा फ्लो चार्ट इसका जो है ना, ये वाला फ्लो चार्ट, इससे रिलेटेड और भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैंने डाल रखी है, बहुत सारी हैं वो, तो वहाँ से उनको देख लेना जो पहली बार इस वाली वीडियो को देख रहे हो, ठीक है। तो देखो आगे बताता हूँ। अब मैंने बता दिया आपको कि पायरोवेट माइटोकॉन्ड्रिया में कैसे ब्रेक होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है, ठीक है। और क्या बता रहा है आगे वो देखते हैं, एक एक लाइन बता रहा हूँ आपको प्रॉपर मैं इसलिए। अनदर प्रोडक्ट इज वाटर, एक और जो प्रोडक्ट बनता है वो वाटर है। सिंस दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन दी प्रेजेंस ऑफ एयर, ये जो प्रोसेस है इन एयर की प्रेजेंस में नहीं होती है, ठीक, एयर की प्रेजेंस में होती है, टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन, इट इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। सो जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो ब्रेक डाउन हुआ पायरोवेट का और वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में चेंज हो गया, 3 कार्बन जो पायरोवेट मॉलिक्यूल थे उनका ब्रेक डाउन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना। तो अब ये जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है, सो ऑक्सीजन की प्रेजेंस होने की वजह से उसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन बोल रहे हैं बच्चों। मैंने आपको ट्रिक भी बता रखी है याद करने की उस वीडियो में, एरोबिक और एनारोबिक को याद करने का क्या आसान तरीका है, ठीक है, तो उसको जरूर देखना वहाँ पे, और यहाँ से आप डिटेल समझ लो सारी। द रिलीज ऑफ एनर्जी इन दिस एरोबिक प्रोसेस इज अ लॉट ग्रेटर देन दी एनारोबिक रेस्पिरेशन। सो जो आपका एनर्जी रिलीज होता है तो एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज ज़्यादा होता है और एनारोबिक में कम होता है, ये ध्यान रखना। नाउ समटाइम्स व्हेन देयर इज अ लैक ऑफ ऑक्सीजन इन आवर मसल्स, कई बार जब हमारी मसल्स में ऑक्सीजन का लैक हो जाता है, अनदर पाथवे फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ पायरोवेट इज टेकन, ठीक है। अगर मान लो जैसे कि जब हम ज़्यादा फिजिकल वर्कआउट करते हैं, ज़्यादा रनिंग वगैरह करते हैं, या कोई हम एथलीट्स वगैरह गेम खेलते हैं, तो ऐसे में जब हम ज़्यादा काम कर लेते हैं अपनी बॉडी से, तो मसल्स में क्या होता है, ऑक्सीजन का लैक हो जाता है। तो ये भी ह्यूमन बॉडी में ही होता है। और होगा क्या, ऐसे में जो हमारी मसल्स के अंदर जब लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा तो पायरोवेट डिफरेंट तरीके से ब्रेक होता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है जानने के लिए। तो देखो बता रहा है, समटाइम व्हेन देयर इज अ लैक ऑफ ऑक्सीजन इन आवर मसल्स, अनदर पाथवे फॉर ब्रेक डाउन ऑफ पायरोवेट इज टेकन। अब वो क्या है, हेयर द पायरोवेट इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। अब इसके अंदर जो पायरोवेट है वो लैक्टिक एसिड में चेंज हो जाता है, विच इज ऑल्सो अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल, ठीक है। ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ये देखो यहाँ ये दिखा रहा है कि पायरोवेट जो है, ये पायरोवेट आपका लैक ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन का लैक होता है इन आर मसल्स, लैक्टिक एसिड में चेंज हो जाता है प्लस एनर्जी, ठीक है ना। तो ये वाला ब्रेक डाउन बता रहा है आपको यहाँ पर, ठीक है। तो ये पूरी उस फ्लो चार्ट की डिटेल यहाँ पे दे रखी है। समटाइम व्हेन देयर इज अ लैक ऑफ ऑक्सीजन इन आवर मसल्स, अनदर पाथवे ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ पायरोवेट इज टेकन, हेयर द पायरोवेट इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड, मैंने आपको दिखा भी दिया, लैक्टिक एसिड में चेंज होता है, विच इज ऑल्सो अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल। इसके अंदर भी 3 कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं। दिस बिल्डिंग अप of lactic acid in our muscles during sudden activity causes cramps.
सो ये जब सडन एक्टिविटीज़ करते हैं या फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं तो हमारे जो मसल्स होती हैं इनके अंदर लैक्टिक एसिड बन जाता है लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से, और इसकी वजह से हमारी जो मसल्स में क्रैम्प आ जाता है, जिससे हमें बहुत पेन भी होता है। आपने देखा होगा क्रिकेट मैच वगैरह में ऐसा अक्सर प्लेयर्स के साथ हो जाता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको प्रॉपर यहाँ पे सारी डिटेल बता दी कि ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज क्या होता है। यहाँ से भी आप ये देख सकते हो, और जिनको बहुत ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो दूसरी प्लेलिस्ट में देख के इसमें जो मैंने एडिशन और डाली हैं और अच्छे से इसके बारे में जितनी डिटेल बताई है वहाँ से भी देख लेना। ठीक है, देखो अब आगे। अब ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज मैंने आपको बता दिया। अब ये जो एनर्जी रिलीज होती है देखेंगे कैसे स्टोर होती है, किस फॉर्म में हमारी बॉडी में यूज़ होती है, ये सब देखेंगे हम। The energy released during cellular respiration is immediately used to synthesize a molecule called ATP। अब जो एनर्जी रिलीज होती है ना सेलुलर रेस्पिरेशन, क्यों? क्योंकि रेस्पिरेशन हमारे सेल्स के अंदर ही होती है, इसलिए सेलुलर रेस्पिरेशन कह रहे हैं। तो अब ये जो एनर्जी रिलीज होती है ये इमीडिएटली ये सिंथेसाइज हो जाती है, क्या बनाने में? एटीपी बनता है इस एनर्जी से, विच इज़ अ फ्यूल फॉर ऑल द अदर एक्टिविटी इन दी सेल। सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटी होती है वो एक फ्यूल होता है एटीपी, जो एनर्जी रिलीज होती है रेस्पिरेशन के दौरान। देखो यहाँ पे ये आपको दिखा भी रखा है, ये रहा हमारी मसल्स, ये देखो कार्बन डाइऑक्साइड बना प्लस वाटर प्लस एनर्जी। अब इस एनर्जी की मदद से क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर एटीपी बनता है। बात समझ गए? इसी को कह रहा है कि द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द सेलुलर रेस्पिरेशन, यही वो एनर्जी है। ठीक, इसकी मदद से क्या बन रहा है? ये बन रहा है एटीपी। ठीक, विच इज कॉल्ड अ फ्यूल ऑफ ऑल द अदर फॉर ऑल द अदर एक्टिविटी इन दिस सेल। इन दिस प्रोसेस ATP is broken down, giving rise to a fixed amount of energy which can be derived the endothermic reaction take place in the cell। देखो अब यही जो ATP है, जब सेल को एनर्जी चाहिए होगी, ये ATP की जो एनर्जी, ये ATP ब्रेक हो जाएगा और सेल को एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी देगा। आगे बताऊंगा कितनी एनर्जी होती है वो। ठीक है, एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करेगा, और ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। क्योंकि देखो ये केमिस्ट्री में मैंने आपको बताया था एंडोथर्मिक रिएक्शन क्यों कह रहा है, क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब। तो एनर्जी स्टोर हो रखी है एटीपी की फॉर्म में, अब यही एनर्जी क्या हो रही है? एब्जॉर्ब हो रही है सेल्स के द्वारा। ठीक है, इसलिए एंडोथर्मिक रिएक्शन बोल रहे हैं यहाँ पर। अब देखो यहाँ ये येलो ये पैराग्राफ है, ये मैंने आपको इसकी मैं डिटेल बताता हूँ, ये इंपॉर्टेंट भी है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और इसके बारे में भी मैंने दूसरी प्लेलिस्ट में बता रखा है, तो देख लेना, आपको प्रॉपर समझ आ जाएगा कि एटीपी एडीपी ये सब क्या होता है। ठीक है, यहाँ भी मैं बताऊँगा बाकी। ATP इज द एनर्जी करेंसी। अब ATP के बारे में बता रहा है वो, फॉर मोस्ट सेलुलर प्रोसेस। ATP एनर्जी करेंसी है, मतलब एनर्जी जो है ATP की फॉर्म में स्टोर होती है। और द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज यूज्ड टू मेक एन ATP मॉलिक्यूल फ्रॉम ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो देखो जो आपका ATP है ना, इसकी फुल फॉर्म है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो अब ये जो देखो ट्राई मतलब तीन, इसमें 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स हो गए। ठीक है ना, और जो आपका ADP हो गया, यहाँ पे वहाँ T है या D है, बस इतना ही फर्क है। तो T फॉर ट्राई है और D फॉर आपका डाई है, मतलब 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये 2 मॉलिक्यूल्स एक और फॉस्फेट के साथ कंबाइन हो रहे हैं। देखो बोल रहा है ना कि ये ATP जो बनता है किससे? ADP से, और एक और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है उसके साथ मिलके ये एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बना लेता है। ठीक है, देखो यहाँ पर ये दिख भी रहा है कि ADP एक और फॉस्फेट के साथ मिलके प्लस जो एनर्जी हमारे को मिली थी सेलुलर रेस्पिरेशन में उसके साथ मिलके ये क्या बना रहा है? आपका ATP क्रिएट कर रहा है। ठीक है ना, तो एंडोथर्मिक प्रोसेस इन ऑल इन द सेल देन यूज दिस ATP टू डिराइव द एनर्जी। अब यही एंडोथर्मिक प्रोसेस के अंदर ये सेल जो होते हैं ATP से एनर्जी लेते रहते हैं। ठीक है, व्हेन the terminal phosphate linkage in ATP is broken using water, the energy equivalent to 30.5 kilojoule per mole is released। तो बेसिकली क्या होता है, देखो जो पहले क्या होगा, जो आपके सेल के अंदर ADP प्लस एक और फॉस्फेट मॉलिक्यूल प्लस एनर्जी जो सेलुलर रेस्पिरेशन के टाइम पे बनी थी वो एनर्जी। ठीक है, इसके ये सब मिलके क्या बनाएंगे? ATP बनाएंगे। ठीक है, यहाँ ये समझ आ गया होगा आप लोगों को। अब देखो, अब जब सेल को एनर्जी चाहिए होती है, इसी ATP को दोबारा ये वाटर की हेल्प से ये क्या करता है? ब्रेक करता है, और दोबारा से ADP
बनाता है और प्लस एनर्जी दे देता है। तो इसी एनर्जी का इस्तेमाल करके सेल अपनी एक्टिविटीज़ को करते हैं। बात समझ गए होगे आप। और ये जो एनर्जी रिलीज होती है, जो वो बोल रहा था फिक्स अमाउंट, वो ये होती है 30.5 किलो जूल पर मोल। तो 1 मार्क में कहीं आ जाए मल्टीपल चॉइस में, तो आपको मैंने ये भी बता दिया। बिल्कुल स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन लेके चल रहा हूँ बच्चों, बिल्कुल कोई इतनी डिटेल आपको प्रोवाइड ही नहीं करेगा, मैं आपको गारंटीड से कह रहा हूँ, क्योंकि बिल्कुल छोटी छोटी वीडियो बना के बस आगे वो डाल देते हैं, लेकिन जो एग्जाम से रिलेटेड है वैसे मैं आपको वीडियोज़ बना के दे रहा हूँ। ठीक है, देखो आगे। तो इसी तरीके से जो है बैटरी भी काम करती है। आपने देखा होगा बैटरी, एक बैटरी अलग अलग जो वर्क के लिए एनर्जी प्रोवाइड करती है, ऐसे ही हमारी बॉडी भी अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए एटीपी के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करती है, फिर इसी एटीपी की एनर्जी को दोबारा कन्वर्ट करती है एटीपी में प्लस में एनर्जी, और इसी एनर्जी का इस्तेमाल करके वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ करती है। बात समझ गए होगे आप लोग। तो यहाँ मैंने आपको रेस्पिरेशन का सारा बता दिया है बच्चों। अब ये जो है ना, ये जो आपका टॉपिक दे रखा है, ये प्लांट से रिलेटेड है और अदर एनिमल से रिलेटेड है। तो इसके लिए मैं अलग वीडियो, एक और अलग से वीडियो बनाऊंगा, इसके अंदर बना दूंगा तो बहुत ज़्यादा होच पोच हो जाएगी आप लोगों के लिए। ठीक है, तो इसीलिए रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स ये मैं अलग बना के दूंगा आपको, ताकि बिल्कुल कंसेप्ट वाइज पढ़ पाओ आप लोग। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अच्छी लगी हो तो बेटा लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, अच्छे से पढ़ाई करते रहो, पेरेंट्स का नाम रोशन करते रहो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।